जय हिंद। आज हम जानेंगे कि अपराध जो होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है। देखिए, दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक कॉग्निजेबल, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मीन्स होता है संगीन अपराध, जिसको उर्दू में संज्ञेय कहते हैं। ये काफी बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना, किसी का मर्डर कर रेप कर देना। एक जो बड़े अपराध होते हैं वो कॉग्निजेबल में आ जाते हैं, यानी संज्ञेय अपराध में आ जाते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल में जैसे छोटा मोटा हम किसी को गाली दे दिए या किसी को आवेश में आकर एक चाटा मार दिए, तो ये छोटे मोटे अपराध में आ जाते हैं नॉन कॉग्निजेबल। लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है, कॉग्निजेबल की वैल्यू ये बड़ी होती है, ज्यादा होती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल की उतना नहीं होता है, जो कि 90 दिन के अंदर ये सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, इसका जो रिपोर्ट होता है वो एनसीआर के तहत, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के तहत अंदर आ जाता है। कभी कभी ये भी बहुत जरूरी और सही होता है। जैसे अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं गिर गया, देखिए मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी मिले तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में उससे मिसयूज होने का ज्यादा खतरा है। तो जैसे अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स 12 तारीख को गुम हो गया, ठीक है, और 13 तारीख को उस डॉक्यूमेंट्स पर कोई इलीगल काम कर दिया, कोई गैर कानूनी काम कर दिया, तो हम फंस जाएंगे। लेकिन अगर 12 तारीख को ही मैंने केस दर्ज करवा दी एनसीआर के थ्रू, तो अगर 13 तारीख को कुछ भी होता है तो मैं इस रिपोर्ट को लेकर थाने में पेश कर सकता हूं, दिखा सकता हूं या कोर्ट में कि जज साहब मैं नहीं था या दरोगा साहब मैं नहीं था, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स गुम हो गया, इसका कोई दूसरा मिसयूज किया। ठीक है, तो ये बचाव का तरीका हो जाता है। बाकी 90 दिनों के अंदर इसके अंतर नॉन कॉग्निजेबल के अंतर्गत जो दरोगा होते हैं वो अपने सीनियर यानी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट लगाकर बोल देते हैं कि ये कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था, तो इस मामले को रफा दफा हो जाता है 90 दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन कॉग्निजेबल में ये काफ़ी खतरनाक और बड़े मामले होते हैं। ठीक है, अगर किसी की हत्या हो गई या किसी का रेप हो गया, तो ये छोटे मोटे तो अपराध होते नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपराध होता है, जो भी प्रार्थी उस थाना में जाता है, जैसे ही अपना जो शिकायत लेकर, तो धारा सीआरपीसी धारा 154 के तहत उसका एफआईआर दर्ज किया जाता है। अब देखिए, आप पहले व्यक्ति तो नहीं होंगे कि जो उस थाने में आप पहला केस दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें तमाम लोग आते रहते हैं, इसीलिए जो भी एफआईआर होता है उसमें नंबर दिया जाता है। अब तो ऑनलाइन एफआईआर हो जाते हैं, तो ऑनलाइन सब दिख जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एफआईआर करवाते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है, जैसे ये 444, और जिस साल में करते हैं उसको सन दिया जाता है, यानी जैसे ये 444/2022 में, यानी कि जो ये केस हुआ है उसका नंबर 444 है, और 2020 में आपने केस दर्ज करवाया तो ये 2020, यानी हर थाने का अलग अलग नंबर होता है, वो दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जीरो एफआईआर क्या होता है। जीरो एफआईआर किसी भी घटित स्थल को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में हम जब शिकायत दर्ज करते हैं उसी को जीरो एफआईआर कहा जाता है। यह इसलिए होता है कि देखिए क्या होता है कि कोई भी थाना दूसरे क्षेत्र के मामले को अपने यहां सुलझा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर जो प्रार्थी आया, अगर उसकी शिकायत भी नहीं लिया, नहीं नोट किया, नहीं दर्ज किया, तो धारा सीआरपीसी धारा 154 के तहत ये उल्टा ही केस उस थाने पे हो सकता है। इसलिए ये उसकी मजबूरी है कि उसका एफआईआर, जो प्रार्थी आया है उसका एफआईआर ये दर्ज करे, भले ही उसको जीरो नंबर दे, लेकिन वो दर्ज करे। तो जीरो नंबर दे देते हैं और सन को दिखा देते हैं कि 2020, 2021 या 2022 को। तो ये होता है जीरो एफआईआर। जैसे सुशांत सिंह का जो घटना हुआ था वो मुंबई में हुआ था, उनके पिताजी पटना में रहते थे, तो उन्होंने वहां पे मामला, जो केस है वहां पे दर्ज करवा दिया पटना में, और पटना की पुलिस गई वहां पे, वो रिपोर्ट लगाई वहां पे, वहां का मामला दर्ज हुआ। ठीक है, तो यही होता है जीरो एफआईआर। जैसे ही एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस क्या करती है, तुरंत इन्वेस्टिगेशन पे लग जाती है, छानबीन पे लग जाती है कि जैसे इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति पे गोली चलाई, यानी कि मारने की कोशिश की, और भी कई मामले सामने आ जाते हैं, जैसे व्यक्ति मिल गया, बंदूक मिल गई, गोली मिल गई। पुलिस के अपने तरीके होते हैं, वो अपने अपने तरीके से मामला को पकड़ लेते हैं कि यही व्यक्ति था और ये मामला सही में है। ठीक है, तो जैसे ये पूरा प्रक्रिया हो जाती है बाकायदे, तब इसके एक रिपोर्ट बनती है, और उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं चार्जशीट, और हिंदी में कहते हैं आरोप पत्र। यानी इस व्यक्ति ने आप पे आरोप लगाए हैं कि इस व्यक्ति को आपने मारने की कोशिश की, यही होता है चार्जशीट। देखिए, जब तक चार्जशीट नहीं बनी रहती है, आरोप पत्र नहीं बने रहते हैं, तब तक ये होता है दरोगा जी कुछ ले लीजिए, दरोगा जी कुछ कर दीजिए। जैसे ही चार्जशीट फाइल हो जाती है, आरोप सिद्ध हो जाता है, तब ये मामला तुरंत चला जाता है कोर्ट में। ठीक है, देखिए आमतौर पे अगर आप बड़े अपराधी नहीं हैं तो आपको आसानी से जमानत मिल जाती है कुछ समय के लिए, कि जाइए आप अपना वकील रखिए और अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। लेकिन आप बड़े अपराधी हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी कभी तो एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाती है कि आप जाइए, अग्रिम जमानत जिसको बोलते हैं। ठीक है, मुझे एक बार मिली थी, मैं अपनी बात बता देता हूं कि जब मैं कॉलेज में छात्र संघ चुनाव लड़ रहा था स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर, तो उसी समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और कुछ पार्टियां जो थी वो मुझे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रही थी।
चूंकि मैं सिर्फ स्टूडेंट के जो मामले थे उनको रखने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता था जो दूसरी तरह से राजनीति होती है। तो कुछ उन राजनेता, जब मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया तो कुछ राजनेता जो थे वो मेरे पे भड़क गए और मुझ पे शिकायत कर दिए थाने में, ठीक है। तो जिस थाने में हुआ था वहाँ के कांस्टेबल थे, उनका ही लड़का मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने आता था। तो उन्होंने फ़ोन किया कि त्यागी जी आप पे केस दर्ज हुआ है, आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। मुझे पता चल गई, देखिए जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, ठीक है। जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत चला गया अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ एक वकील लिया और जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले लिया। आसानी से मिल जाता है, अगर आप बड़ा अपराधी नहीं है तो, ठीक है, आसानी से मिल जाता है। और क्या हुआ कि मैं उस एंटीसिपेटरी बेल को मैं पीछे ऐसे छुपवा कर गया। मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं पुलिस के आने का इंतजार करूं, और मैं एंटीसिपेटरी बेल लेकर थाने में ही चला गया। जैसे ही थाने में मैं गया, दरोगा जी ने कहा कि त्यागी जी ऐसा करिए कि आप 1 महीने के लिए तड़ीपार हो जाइए। मैंने उनसे सवाल किया कि सर मैं क्यों तड़ीपार हो जाऊं, मैं ना कोई आतंकवादी हूं, ना मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे आपका या किसी का नुकसान हुआ हो, तो मैं क्यों तड़ीपार हो जाऊं। तो उस दरोगा ने कहा कि आप पे ये केस हुआ है कि आप माहौल को बिगाड़ सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं। तो मैंने उनसे सीधा सीधा सवाल किया कि देखिए आप राजनीति की जो रोटी सेक रहे हैं वो राजनेता पे ही सेकिए, हम लोगों पे न सेकिए। हम टीचर लाइन के लोग हैं, हम सिर्फ लोगों को देना जानते हैं, लोगों से लेना नहीं जानते, ठीक है। ये लीजिए एंटीसिपेटरी बेल, और मैं अपनी बेगुनाही का सबूत मैं दे दूंगा, आराम से मैं पेश कर दूंगा। और आप जिसने भी मेरे ऊपर केस कराया, ठीक है, आप उनको भी आगाह कर दीजिएगा कि मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। जैसे ही कोई अगर आप पर केस करता है तो तुरंत क्या करिए, आप अकेले ही नहीं कि चले जाएं हम थाने में, कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तुरंत एक वकील करिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लीजिए, फिर उस मामले को सुलझाइए अच्छी तरह से। एंटीसिपेटरी बेल मिल ही जाती है। ऐसे कई मामले आएंगे आपके जीवन में जिसमें आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे से डरना नहीं है। देखिए जहां आप पढ़े लिखे रहेंगे आप कहीं ना झुकेंगे ना ही डरेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होती है और चार्जशीट क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।